नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अमेरिका और रूस के बाद भारत को मिला अब यूरोपियन संसद का साथ। उपाध्यक्ष रिजॉर्ड जार्नेकी ने किया सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन। सभी देशों से भारत का साथ देने की अपील। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के खिलाफ होगी जांच। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी अनुमति। जमीरुद्दीन शाह पर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का आरोप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 17 इनामी नक्सलियों समेत 57 का समर्पण। 297 समर्थकों ने भी डाले हथियार। ओडिशा में इंसेफ्लाइटिस से 3 और मौतें। मरने वालों का आंकड़ा 30 के पार। उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने लिया हालात का जायजा। अमेरिका रूस वार्ता रद्द होने के बाद सीरिया में बढ़ा तनाव। टॉर्टस में रूस में तैनात की S-300 मिसाइल। ब्रिटेन ने कहा राजनीतिक समाधान लगभग नामुमकिन। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की तरफ से की गई कार्रवाई का यूरोप की संसद ने समर्थन किया है। मासिक पत्रिका EP टुडे में यूरोप की संसद के उपाध्यक्ष रिजॉर्ड जार्नेकी ने एक लेख में लिखा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सीमा पार भारत की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वागत करना चाहिए और भारत को समर्थन देना चाहिए। लेख में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को पठानकोट और उरी में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई बताया गया है। अपने लेख में रिजॉर्ड ने कहा है कि इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि भारत पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देने देगा और यह हमला पाकिस्तान पर नहीं बल्कि आतंकवादी गुटों पर किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को वैश्विक समर्थन मिलना चाहिए क्योंकि भविष्य में यही आतंकी इनके गुट यूरोप और पश्चिमी देशों पर भी हमले कर सकते हैं। भारत की कार्रवाई पर पश्चिमी देशों की तरफ से यह पहला समर्थन है। अमेरिका, रूस, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भारतीय सेना की कार्रवाई को पहले ही सही ठहरा चुके हैं। पाकिस्तान ने भारत से लगती सीमा पर खुफिया गतिविधियां बढ़ा दी हैं। कुछ दिन पहले सीमा के पास UAV भी दिखा था। ये कहना है BSF के महानिदेशक KK शर्मा का। वायुसेना ने कहा कि सुरक्षा बल किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक KK शर्मा ने कहा है कि पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि निगरानी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट हैं। BSF प्रमुख ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमाई इलाकों को खाली कराने का आदेश हमारा नहीं था। हमारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन या गाँव को विकेट कराने की बात नहीं कही गई है और जो लोग चले गए थे वो भी जहाँ तक मुझे जानकारी आ रही है दे आर कमिंग बैक। तो इंटरनेशनल बाउंड्री पे टेंशन ज़रूर है लेकिन अभी तक कोई अप्रिय घटना या कोई एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं हुई। BSF प्रमुख ने बारामुल्ला हमले को लेकर मीडिया में आई फ्रेंडली फायरिंग की खबरों का खंडन किया है। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। मंगलवार को पाकिस्तानी फौज ने नौशेरा सेक्टर में 3 जगहों पर गोलीबारी की। उन्होंने सेना की चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। भारत ने भी इसका पुरजोर जवाब दिया। पिछले 24 घंटों में 5 बार संघर्ष विराम तोड़ा गया है। बॉर्डर विलेजेस को खाली करवा के उनको सेफर प्लेसेस पे हमने उनके लिए इंतजाम किए हुए हैं ताकि उनको किसी भी किस्म की वहाँ पे दिक्कत ना आए और उनके लिए हमने व्यवस्था करके रखी हुई। वहीं पंजाब ने चौकसी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की मांग की है। खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि सीमा पार से आतंकी राज्य में हमले कर सकते हैं। पंजाब में 553 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है। अमृतसर के टोटा पोस्ट इलाके से एक पाकिस्तानी नाव भी पकड़ी गई है। हालांकि माना जा रहा है कि ये नाव तेज बहाव के चलते यहां तक पहुंच गई। 2 अक्टूबर को भी पोरबंदर में 9 लोगों के साथ एक पाकिस्तानी नाव पकड़ी गई थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जारी तनाव के मद्देनजर सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। 6 और 7 अक्टूबर को जैसलमेर में गृहमंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
इस बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मुख्यमंत्री अपने उच्च प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ शामिल होंगे। बैठक में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही राज्य के पुलिस बलों और सीमा की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल के बीच तालमेल मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसमें 1,225 किलोमीटर सीमा जम्मू कश्मीर से सटी है। इसमें नियंत्रण रेखा भी शामिल है, जबकि 553 किलोमीटर पंजाब, 1,037 किलोमीटर राजस्थान और 508 किलोमीटर गुजरात में पड़ती है। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत पाकिस्तान तनाव पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है। रूस ने कहा कि हर देश को आतंकी हमलों से बचाव का अधिकार है। अमेरिका ने दोनों देशों को तनाव घटाने की नसीहत दी है। इस बीच पाकिस्तान ने कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अमेरिका को डॉजियर सौंपकर दखल की मांग की है। भारत से बढ़ते तनाव को सुरक्षा परिषद में उठाने की पाकिस्तान की कोशिशों को बड़ा धक्का लगा है। सुरक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष रूस ने कहा है कि इस मसले पर कोई चर्चा नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत विताली चर्किन ने कहा कि यह मसला एजेंडे में नहीं है। पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते ही इस मसले पर सुरक्षा परिषद से संपर्क साधा था। रूस का यह बयान सर्जिकल स्ट्राइक का एक तरह से समर्थन करने के बाद आया है। भारत में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर एम कदाकिन ने कहा कि भारत को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का पूरा हक है। We are against terrorist attacks across the border against India, and well, that is one thing we are against, and we are openly saying about this to the Pakistanis. Any country has to defend itself from such kind of transborder terrorism. अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को तनाव घटाने की सलाह दी है। अमेरिका ने कहा कि तनाव घटाने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच संवाद होता रहना चाहिए। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर पार्टी नेता संजय निरुपम के बयान से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी ने इसे गंभीर मामला बताया है। निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे, लेकिन पार्टी ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान भी 1 सितंबर 2011, 28 जुलाई 2013 और 14 जनवरी 2014 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस पर बड़े दावे नहीं किए गए। पार्टी ने कहा कि उसे जवानों की वीरता में पूरा भरोसा है। समय आ गया है कि भारत सरकार को पाकिस्तान के मिथ्या, झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर देना चाहिए और जो भी तथ्य और साक्ष्य हमारे पास हों उनको सरकार के अनुमान के अनुरूप और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आकलन करके सार्वजनिक कर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर देश के एक दूसरे हिस्से से लोग उनके राज्य में आएंगे तो ये विश्वास बहाली का सबसे बड़ा कदम होगा। उन्होंने दिल्ली में पर्यटन में एक कार्यक्रम में कहा कि इससे पता चलेगा कि भारत के लोग हम पर भरोसा करते हैं। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक जम्मू कश्मीर में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं और ये राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इसी कार्यक्रम में दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि वो बुरहान वानी और अफजल गुरु को आतंकी मानती हैं या नहीं। इसके बाद कार्यक्रम में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई और बाद में कपिल मिश्रा कार्यक्रम छोड़कर चले गए। The biggest factor in restoring normalcy, in the biggest confidence building measure is the tourism, is your visit. Because when you people come to our state, you are investing in us, in peace, in the emotions of people of Jammu and Kashmir, because I keep on talking about dialogue. आतंकवाद पर पाकिस्तान को अलग थलग करने में सिंगापुर भी शामिल हो गया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शिन लुंग ने साफ कहा कि सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों ने रणनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने की घोषणा की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शिन लुंग ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता के बाद उरी हमले के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस हमले की तीखी निंदा की। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और मिलकर इसका मुकाबला करने पर सहमत हुए।
express my condolences to the Indian government and the families of the victims of the Uri attack. Singapore strongly condemns terrorist attacks of all forms. It is my firm belief that those who believe in peace and humanity need to stand and act together against this menace. सिंगापुर से कारोबारी रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें 2 समझौते दक्षता विकास और एक बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में है। सिंगापुर असम और राजस्थान में दक्षता विकास के 2 केंद्र खोलेगा। वो भारत के बुनियादी ढांचे के अलावा बंदरगाह, स्मार्ट सिटी और रेलवे के विकास में भी भागीदार होगा। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग करेंगे। आसियान और समुद्री क्षेत्र में अपनी विशेष स्थिति के कारण सिंगापुर ने पिछले 1 दशक में भारत को काफ़ी गहरे आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पिछले 2 सालों में 2 बार सिंगापुर की यात्रा कर चुके हैं। अब देखना यह है कि आकार में बहुत ही छोटे सिंगापुर और आकार में बहुत बड़े भारत के बीच में किस तरह का तालमेल बैठ पाता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को रोजाना 2000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। तमिलनाडु को 7 से 18 अक्टूबर तक पानी देना होगा। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र की दलील के बाद कोर्ट ने कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाने के अपने आदेश पर स्टे दे दिया। इस बीच एआईएडीएमके के सांसदों ने केंद्र पर कावेरी मुद्दे को लेकर राजनीति का आरोप लगाया है। कावेरी जल बंटवारे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 7 से 18 अक्टूबर तक रोज 2000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने को कहा। कर्नाटक ने कोर्ट को बताया कि सोमवार रात से तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ा गया है। इस बीच कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर स्टे लगा दिया है। अभी आगे ये डायरेक्शन दिया है कि टेक्निकल कमेटी जाएगी, जो सुपरवाइजरी कमेटी का एक भाग है, एक तरीके का भाग है, और वो ग्राउंड रियलिटी देखकर कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। और फाइनल सुनवाई जो है 18 अक्टूबर के लिए तय हो गई। उसके बाद 3 जज बेंच ये सारे विषयों को सुनेगा और डिसाइड करेगा कि किसकी दायित्व है, किसकी ड्यूटी है। इधर एआईएडीएमके के सांसदों ने केंद्र सरकार पर कावेरी मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार को कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इन सांसदों ने संसद भवन से प्रधानमंत्री कार्यालय तक मार्च भी निकाला और पीएमओ के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। We people, on behalf of our MPs, went to Prime Minister office, handed over the memorandum. See that the Kaveri management will be constituted quickly. We requested the Prime Minister to intervene in the issue and see that Kaveri management will be constituted immediately as per the direction of Supreme Court. इससे पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को कोर्ट में कहा था कि वो कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं कर सकती। इसके लिए उसे संसद की अनुमति की जरूरत होगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन की अपील भी की थी। उधर कर्नाटक विधानसभा ने कावेरी बेसिन के लिए पानी छोड़ने का प्रस्ताव सोमवार को ही पारित किया था। प्रणब गोस्वामी के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं। फिलहाल हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रपति से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी है। वीसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमीरुद्दीन शाह के खिलाफ मंत्रालय को वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता की शिकायत मिली है। इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है और उनसे मामले की जांच कराने के लिए अनुमति मांगी गई है। शाह की नियुक्ति 2012 में यूपीए सरकार ने की थी। उनका कार्यकाल अगले साल खत्म हो रहा है। इस बीच शाह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह की जांच का सामना करने को तैयार हैं। शाह ने कहा कि उनके ऊपर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता के आरोप उनकी छवि खराब करने के लिए लगाए गए हैं। एक दूसरे मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ भी अनियमितता की शिकायत मिली है। इस मामले में भी जांच के लिए राष्ट्रपति की अनुमति मांगी गई है। ओडिशा के मलकानगिरी में जापानी बुखार से 3 और मौत हुई हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक 30 लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। पिछले करीब 1 महीने में मलकानगिरी जिले के 6 प्रखंडों के तहत 21 गांव में जापानी बुखार का वायरस बहुत तेजी से फैला है। सबसे ज्यादा बच्चे इस बीमारी का शिकार हुए हैं। ओडिशा सरकार जापानी बुखार से निपटने के लिए जिला स्तर पर एक समिति गठित करेगी। मंगलवार को दिमागी बुखार के बढ़ते मामलों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ओडिशा सरकार को नोटिस भी जारी किया। आयोग ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग और मलकानगिरी के जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही 4 हफ्तों में राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।
छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां 57 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा उनके 297 सहयोगियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। 17 नक्सलियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। हथियार डालने वालों में 11 इनामी नक्सली शामिल हैं, जबकि 7 पर स्थायी वारंटी है। इस दौरान नक्सल संगठन के सक्रिय 17 सदस्यों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। समर्पित नक्सली और सहयोगियों में जिले के केरलापाल, माझीपारा, पटेलपारा, पोटमपारा, बोरगुड़ा, गोंदपल्ली, मूसलपारा, जीरमपारा, जेमेर और कई तमाम ऐसे गांव हैं जिनके ग्रामीण शामिल हैं। राज्य के बस्तर जिले में इस साल अब तक 1400 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मशहूर धारावाहिक महाभारत में द्रौपदी का किरदार अदा करने वाली अभिनेत्री और बीजेपी नेता रूपा गांगुली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। 49 साल की रूपा को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद खाली राज्यसभा सीट पर मनोनीत किया गया। 1988 में शुरू धारावाहिक महाभारत में द्रौपदी का किरदार अदा करके रूपा पहली बार सुर्खियों में आई। 1990 और 2000 के दशक में उन्होंने कुछ हिंदी और बंगाली फिल्मों में भी भूमिका निभाई। रूपा 2015 में बीजेपी में शामिल हुई और इस साल पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत ब्याज दरों में 25 बेसिस अंक की कटौती कर दी है, जिससे रेपो रेट पिछले 6 साल के न्यूनतम स्तर 6.25% पर पहुंच गया है। बैठक में करेंसी की सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला भी लिया गया। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ लोगों को घर और कार लोन की ईएमआई में कमी का फायदा मिल सकता है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में गठित मौद्रिक नीति समिति ने पहली बार मौद्रिक नीति का ऐलान किया। नीतिगत दरों यानी रेपो रेट में 0.25% की कमी की गई है। इसके बाद रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% हो गया। समिति के सभी 6 सदस्यों ने इस कटौती के पक्ष में वोट किया। वहीं रिवर्स रेपो रेट भी घटकर 5.75% पर आ गया। केंद्रीय बैंक ने मार्च 2017 तक 5% महंगाई दर का अनुमान लगाया है। Our discussions were frank, often intense, but always friendly. We allowed each other to speak, and we ensured that there is no rancor, and that at the end of the day, we agreed on an MPC resolution that we have placed before the country. रिजर्व बैंक गवर्नर ने तेजी से बढ़ते एनपीए पर चिंता जताई और इसे हल करने के लिए ठोस प्रयास पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि बैंक सस्ते कर्ज का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। रेपो रेट में ताजा कटौती के साथ जनवरी 2015 के बाद से नीतिगत दरों में 175 बेसिस अंक की गिरावट आई है, लेकिन बैंकों ने कर्ज दरों में सिर्फ 70 से 80 बेसिस अंक ही घटाया है। कमेटी ने ये डिसाइड किया कि इस समय जो है हमें दरें कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर दरें कम करते हैं तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा। जब पैसा ज़्यादा आएगा तो वो खर्च ज़्यादा करेंगे। जब वो खर्च ज़्यादा करेंगे तो उसमें इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स और बढ़ेंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये निर्णय लिया। दर में कटौती का असर शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। सेंसेक्स 51 अंक बढ़कर 28,334 पर और निफ्टी 31 अंक बढ़कर 8,769 पर बंद हुआ। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में 7.6% विकास दर की उम्मीद जताई है। वहीं अगले साल 7.9% विकास दर की संभावना जताई है, लेकिन मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सूरत हाल और कम होते हुए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को देखते हुए अगले साल विकास दर पर पड़ने वाले असर पर आरबीआई ने संशय भी जताया है। दिल्ली से कैमरामैन मुनीश भल्ला के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। जिन लोगों के पास आधार नहीं है उन्हें 30 नवंबर तक कार्ड बनवाने होंगे। इसमें पेट्रोलियम कंपनियां मदद करेंगी और उपभोक्ताओं को जब तक आधार नंबर नहीं मिलता तो दूसरे दस्तावेज के आधार पर सब्सिडी मिलेगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जल स्रोतों के बेहतर प्रबंधन की जरूरत है। उन्होंने पुणे में केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला के 100 साल पूरे होने पर हुए समारोह में ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने पानी की गुणवत्ता के लिए ज्यादा निवेश और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया।
उपराष्ट्रपति का कहना है कि देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण जल स्रोतों पर दबाव पड़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने नदियों में बढ़ते प्रदूषण और घटते जल स्तर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल संसाधन की निरंतरता और आवंटन एक चुनौती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में गरीबी की बड़ी वजह पानी का असमान वितरण और जल संसाधनों के लिए सुनियोजित योजना का अभाव है। आर्थिक और विकास गतिविधियों के बीच पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। Capacity of stream results in flood, causing widespread loss of life and property. India's proverbial poverty amongst plenty is, to a large extent, related to results from the hydrometeorological conditions, inequitable spatial distribution, non-utilization and ill-planned utilization of water resources. जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा कि नदियों को जोड़ने का काम तेजी से जारी है। किसी भी डैम को बनाते समय हम नदी को खत्म कर देते हैं। हम ये क्यों मानते हैं कि नदी खत्म होने पर ही डैम बनेगा? क्या हम डिजाइन ऐसी नहीं कर सकते कि डैम भी हो, चाहे इरिगेशन के लिए हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो, चाहे पावर जनरेशन के लिए हो? क्या हम एक इकोलॉजिकल फ्लो का सिद्धांत नहीं बना सकते कि कोई भी बांध बनाते समय नदी को नष्ट नहीं करना है? इस अवसर पर डाक विभाग की तरफ से एक डाक टिकट भी जारी किया गया। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। जस्टिस लोढ़ा ने बीसीसीआई के दावों का खंडन किया है। उन्होंने साफ किया कि बैंक खातों को फ्रीज करने का निर्देश नहीं दिया गया है और बोर्ड के खातों से रोजमर्रा के खर्च पर रोक भी नहीं लगाई गई है। जबकि बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राज्य संघों को राशि रोकने से खेल पर असर पड़ेगा। भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज बीच में रद्द होने की आशंका के सवाल पर लोढ़ा समिति के प्रमुख जस्टिस आरएम लोढ़ा ने साफ किया कि बीसीसीआई के बैंक खाते फ्रीज नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया कि समिति ने सिर्फ राज्य संघों को बीसीसीआई की ओर से दी जाने वाली बड़ी धनराशि को रोकने का निर्देश दिया है। समिति ने बीसीसीआई के अकाउंट से रोजमर्रा के खर्चे पर रोक नहीं लगाई है। There is no question of cancellation of any game or series. Routine expenses for matches, games, cricketing activities and other administrative matters, they are not at all restrained. There is absolutely no prohibition. There is no constraint. The accounts of BCCI have not been frozen. हालांकि बीसीसीआई ने राज्य संघों को धनराशि जारी करने पर रोक लगाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। रूटीन पेमेंट्स की जो बात कही जाती है, रूटीन पेमेंट्स में तो 100 रुपए की पेमेंट से लेकर 100 करोड़ रुपए की पेमेंट हो सकती है। आखिर बीसीसीआई को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया? ये बीसीसीआई के करोड़ों रुपए बैंकों में पड़े हैं जो राज्यों के खेल संघों के हैं, और अगर राज्य के खेल संघों को मैच आयोजन कराने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा तो कैसे कराएंगे? दरअसल लोढ़ा समिति बीसीसीआई के रवैये से नाराज है। इस बाबत समिति सुप्रीम कोर्ट से भी कार्रवाई की मांग कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-18 का प्रक्षेपण 24 घंटे के लिए टाल दिया गया। फ्रेंच गुयाना के कोरू से होने वाले प्रक्षेपण खराब मौसम की वजह से टाला गया है। इसे बुधवार रात 2 बजे से 3:15 बजे के बीच प्रक्षेपण किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते अब इसे 1 दिन के लिए टाल दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो के मुताबिक अब ये प्रक्षेपण 6 अक्टूबर को भारतीय समय के मुताबिक तड़के 2 बजे होगा। GSAT-18 बेहद भारी उपग्रह है और इसका वजन 3404 किलोग्राम है, लिहाजा इसे यूरोपियन एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। सीरिया को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। अमेरिका की वार्ता स्थगित करने के फैसले के बाद रूस ने सीरिया में रक्षा मिसाइल तैनात कर दी हैं। रूस के इस फैसले ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन विश्व समुदाय को रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की है। प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा है कि मौजूदा हालात में सीरिया में शांति के लिए राजनीतिक प्रयास नामुमकिन है। सीरिया को लेकर शीत युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के संबंध अब तक के सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं। अमेरिका के रूस के साथ बातचीत निलंबित करने के ऐलान के कुछ ही पलों के भीतर रूस ने सीरिया के टारटूस तट पर स्थित नौसैनिक अड्डे पर S-300 हवाई रक्षा मिसाइल तंत्र को तैनात कर दिया है। पश्चिम सीरिया में बढ़ते तनाव के बीच रूस ने यह कदम उठाया है।
Более того, ранее, как вам известно, в регионе находилась аналогичная система в морском исполнении комплекс «Форд», которым оснащен гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота. S-300 की तैनाती के फैसले ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन ने जहां विश्व समुदाय से रूस पर दबाव बढ़ाने की बात कही है, वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने सीरिया में रिहायशी इलाकों पर हो रही बमबारी पर चिंता जताई है। Levels of violence we're seeing, the way in which the Syrian regime is indiscriminately bombing its own civilians, and their policy of starve or surrender, I'm afraid that seems to make a political solution at the moment impossible. इससे पहले अमेरिका ने सोमवार को रूस के साथ बातचीत निलंबित करने का ऐलान किया था। अमेरिका ने रूस पर युद्ध विराम को लागू करने में नाकाम रहने और एलेप्पो में आम लोगों पर हमले तेज करने का आरोप भी लगाया। हालांकि रूस ने इन आरोपों से इनकार करते हुए अमेरिका पर आतंकियों को मदद देने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन के 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से इस साल भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। डेविड थूल्स, डंकन हॉल्डन और माइकल कोस्टेलिट्स को तत्व के रहस्यमयी अवस्था से जुड़ी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। स्वीडन में नोबेल कमेटी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि वैज्ञानिकों ने अबूझ दुनिया को समझने के लिए दरवाजे खोले हैं। इस रहस्यमय स्थिति में तत्व कई रूपों में मौजूद हो सकता है और इससे नए तत्वों की डिजाइनिंग में मदद मिलेगी। साथ ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। इससे पहले सोमवार को चिकित्सा के लिए योशिनोरी को नोबेल देने का ऐलान किया गया था। और खेल की दुनिया से जुड़ी एक अहम खबर है। टेनिस स्टार मारिया शरापोवा के लिए राहत की खबर है। द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट यानी CAS ने शरापोवा पर लगे प्रतिबंध की समय सीमा को कम कर दिया है। पहले शरापोवा पर 2 साल का प्रतिबंध लगा था, जिसे घटाकर 15 महीने कर दिया गया है। हालांकि रूस की टेनिस खिलाड़ी अप्रैल में वापसी कर सकती हैं। अपने 15 महीने के बैन को पूरा करने के बाद शरापोवा अप्रैल 2017 से टेनिस के कोर्ट पर फिर से दिखाई देंगी। 29 साल की शरापोवा पर इसी साल जनवरी में डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद 2 साल का बैन लगाया गया था। और अब आखिर में हेडलाइंस। अमेरिका और रूस के बाद भारत को मिला अब यूरोपियन संसद का साथ। उपाध्यक्ष रिजॉर्ड ज़ॉर्नेकी ने किया सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन। सभी देशों से भारत का साथ देने की अपील। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के खिलाफ होगी जांच। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी अनुमति। जमीरुद्दीन शाह पर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का आरोप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 17 इनामी नक्सलियों समेत 57 का समर्पण। 297 समर्थकों ने भी डाले हथियार। उड़ीसा में इंसेफ्लाइटिस से 3 और मौतें। मरने वालों का आंकड़ा 30 के पार। उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने लिया हालात का जायजा। अमेरिका रूस वार्ता रद्द होने के बाद सीरिया में बढ़ा तनाव। टॉर्टुस में रूस ने तैनात की S-300 मिसाइल। ब्रिटेन ने कहा राजनीतिक समाधान लगभग नामुमकिन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।